नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मनोज मैथ के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार। आज मैं आपके लिए क्लास 10th की हिंदी का चैप्टर 5 लेकर आया हूं, जिस चैप्टर का नाम है नागरी लिपि और जिसके लेखक है गुणाकर मूल्य। यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि देवनागरिक लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई है। जब 18वीं सदी में पुस्तकों की छपाई देवनागरिक लिपि में शुरू हुई, तब देवनागरिक लिपि के अक्षरों में स्थिरता आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरिक लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। देवनागरिक लिपि में नेपाली, मराठी, संस्कृत, हिंदी आदि भाषाएं लिखी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है। लेखक ने गुजराती और बंगाली लिपियों से देवनागरी लिपि का संबंध बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदी नगरी किसे कहते हैं, किस प्रसंग में लेखक ने उसका उल्लेख किया है। नागरिक लिपि के आरंभिक लेख हमें दक्षिण भारत से ही मिले हैं। दक्षिण भारत की यह नागरी लिपि नंदी नागरी लिपि कहलाती थी। लेखक के अनुसार कोंकण के शिलाहार, महाराष्ट्र के राष्ट्रकूट, देवगिरी के यादव और विजयनगर के शासकों के लेख नंदी नगरी लिपि में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरी लिपि के लेख नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से हुए हैं, उनके विवरण दें। नागरी लिपि के आरंभिक लेख दक्षिण भारत में प्राप्त हुए हैं। दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट वंश के राजा दंती दुर्ग का दानपत्र 754 ईस्वी में इसी लिपि में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मणी और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरी लिपि की मुख्य पहचान क्या है। ब्राह्मणी लिपि और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरी लिपि की मुख्य पहचान यह है कि ब्राह्मणी लिपि और सिद्धम लिपि के अक्षरों के सिरों पर छोटी आड़ी लकीरें या ठोस तिकोन होती है, लेकिन नागरी लिपि के अक्षरों पर उसकी चौड़ाई के अनुकूल लंबी लकीरें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत के किन शासकों के प्राचीन नगरी लेख प्राप्त होते हैं। उत्तर भारत में मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति पत्र तथा धारा नगरी के परमार शासक भोज का बेतमा दान पत्र प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरी को देवनगरी क्यों कहते हैं। लेखक इस संबंध में क्या बताया है। नगरी को देवनागरी कहलाने के पक्ष में कोई ठोस सबूत नहीं है, परंतु पटना नगर के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम देव था। शायद पटना नगर देवनगर भी कहलाता होगा। उसी के आधार पर लोगों ने भारत की लिपि को देवनागरी लिपि नाम रख दिया होगा। लेखक ने दूसरी बात बताते हुए कहा है कि भारत के सभी शहर नगर कहलाते थे, लेकिन काशी देवनागरी कहलाती थी। शायद इस आधार पर ही लोगों ने भारत की लिपि को देवनागरी लिपि कहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरी की उत्पत्ति के संबंध में लेखक का क्या कहना है। पटना से नागरी का क्या संबंध लेखक ने बताया है। नागरी की उत्पत्ति के संबंध में लेखक का कहना है कि नगर से ही नगरी शब्द बना है। पटना से नगरी का संबंध बताते हुए कहा है कि पटना को कभी नगर कहा जाता था और पटना से ही इस लिपि की उत्पत्ति होने के कारण यह नगरी लिपि नाम प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरी लिपि कब तक
सार्वदेशिक लिपि थी। नागरी लिपि 8वीं से 11वीं सदी के बीच नागरी लिपि सार्वदेशिक लिपि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरी लिपि के साथ साथ किसका जन्म होता है, इस संबंध में लेखक क्या जानकारी देता है। नागरी लिपि के साथ साथ भारतीय संस्कृति के एक नए युग का जन्म होता है। साथ ही अनेक प्रादेशिक भाषाएं भी जन्म लेती है। इस संबंध में लेखक यह जानकारी देता है कि आधुनिक हिंदी साहित्य, मराठी, गुजराती, बंगाली आदि भाषाओं के अनेक लेख 8वीं से 11वीं सदी में प्राप्त हुए हैं। गुज्जर प्रतिहार कौन थे? गुज्जर प्रतिहार विदेशी थे जो भारत आकर बस गए। 8वीं सदी के अवंती प्रदेश में इन्होंने शासन कायम किया। बाद में कनौज पर भी उसका अधिकार हो गया। गुज्जर प्रतिहार राजाओं में मिहिर भोज और महेंद्र पाल आदि महान राजा माने जाते थे। इस प्रकार से यह 5वां चैप्टर आपका खत्म हुआ और फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।